दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है जीव विज्ञान का भाग 2। इसका पहला भाग हम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों आज जिन टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे उसमें पादपों की आकारिकी, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन हैं। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे पादपों की आकारिकी यानी प्लांट मार्फोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को। देखिए, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलम के द्वारा जल जो है वो ऊपर चढ़ता है, पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो पर्याप्त प्रकाश के अभाव में भी एक बीज अंकुरित हो सकता है। और इसका उदाहरण आप जब देखते हैं कि अंधेरे बंद कमरे में भी जब हम चना या मूंग को भिगोते हैं तो पानी निकाल देने पर उसमें अंकुरण हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की दर ऐसे तो श्वेत प्रकाश में कह रहा है, लेकिन लाल और नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। तो देखिए, रेड एंड ब्लू ये जो कलर हैं इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सबसे तेज होती है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है तो विसरण कोशिका क्रिया द्वारा जो है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया द्वारा जीवाणु नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। किस क्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो ये है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। और वृद्धिरोधक के रूप में कौन कार्य करते हैं? एब्सिसिक अम्ल और एथाइलिन। एब्सिसिक अम्ल और एथाइलिन ये वृद्धिरोधक के रूप में कार्य करते हैं। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण खाद्य संग्रह और आवरण के बने होते हैं पुष्पित पौधों के बीज। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। यदि हम केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाता है? दोस्तों परासरण प्रघात के कारण केचुआ और जोंक पर नमक छिड़कने के कारण वह मर जाता है। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? यह जो है मटर कुल की जो पौधे होते हैं या मटर कुल के जो फसल है वो मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है। कौन से तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों सोडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है पौधे के विकास के लिए। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट केचुओं द्वारा निर्मित खाद होता है जो कि कार्बनिक जैव उर्वरक के अंतर्गत आता है। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा गया है? हर्बल इंडियन डॉक्टर। तो दोस्तों आंवला को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम पोस्ते से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, जो कि फूल का अर्ध विकसित रूप होता है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम कहते हैं सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को। काफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो काफी बीज से प्राप्त होती है। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? ये सहतूत या मलबरी के पेड़ पर पाले जाते हैं रेशम के कीट। और रेशम कीट पालन विज्ञान को सेरीकल्चर कहा जाता है। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस जो है ये भूमि की उर्वरता को घटाता है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? दोस्तों टेरिडोफाइट समूह के पौधों के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है। किसी व्यवस्था में या पर्यावरण में वायु प्रदूषक के सूचक कौन होते हैं? तो लाइकेन दोस्तों वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? तो जिन पुष्पों में अंडाशय नहीं होता है उनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है।
बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्तंभ मूल या प्रोप रूट। परजीवी पौधे अपने पोषक किस अंग द्वारा पोषक का अवशोषण करते हैं? तो परजीवी पौधे जो हैं पोषक से यानी किसी पौधे से अपने चूसकांग द्वारा भोजन आदि का अवशोषण करते हैं। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? तो द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में द्वितीयक या सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। नागफनी की पत्तियां किसमें रूपांतरित होती हैं? कांटों में। धान, गेहूं, जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? तो यहाँ पर दोस्तों तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं धान, गेहूं और जौ में। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो प्रायः एक बीजपत्री पौधों में रेशेदार जड़ तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? ये है एकेसिया। दोस्तों पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाह्य दलपुंज और दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग कहा जाता है। अगला आइए देखते हैं पादप और उसके प्रयोग हेतु जो भाग आता है। लहसुन और प्याज में सल्ककंद यानी बल्ब, हल्दी और अदरक में प्रकंद, अरबी और जिमीकंद में घन कंद और आलू में दोस्तों कंद या स्तंभ कंद खाने के प्रयोग में लाया जाता है। हार्मोन या विकर, हार्मोन विकर या एंजाइम से अलग होते हैं क्योंकि दोस्तों हार्मोन जो है उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं और एंजाइम पूरी तरह से नहीं प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि जीवाणुओं में ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता है, इसलिए ये पादपों से भिन्न प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो दोस्तों प्याज जो होता है वो तने का परिवर्धित रूप होता है। एक प्रश्न और जान लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है वो केवल दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट में होती है। अब आइए जानते हैं कंकाल तंत्र या स्केटल सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन प्रारंभ होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो कुल 29 हड्डियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो कुल 206 हड्डियां होती हैं। दोस्तों एक प्रश्न ये आता है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य भाग द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? सबसे मजबूत भाग या सबसे कठोर भाग कहा जाए तो हमारे शरीर में जो दंतवल्क है ये सबसे दृढ़ भाग होता है जिसको कि इनेमल कहा जाता है। इनेमल दांतों की बाहरी परत होती है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन करना आर्थोप्लास्टी का कार्य है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है जिसको कि स्टेपीज कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो ये फीमर है दोस्तों जो कि जांघ की हड्डी होती है। कशेरुक रज्जु या स्पाइनल कार्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो कुल 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं स्पाइनल कार्ड में। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो कुल 12 जोड़े पाए जाते हैं पसलियों के। और दोस्तों मानव शरीर में डिंबवाहिनी नली जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसमें शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। तो यदि ये प्रश्न आता है कि शुक्राणु ओवम को कहाँ पर निषेचित करता है? तो डिंबवाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में। वयस्क मानव के शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? तो 65% होता है। अस्थि और दंत के निर्माण के लिए कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि और दंत के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी हैं? दोस्तों जबड़ों की पेशियां मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां होती हैं। अगला प्रश्न है, परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन या ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? तो एमनियन या उल्व जो होते हैं परिवर्धनशील या बढ़ते हुए भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करते हैं। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं?
तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। पहले प्रकार के दांत दूध के दांत होते हैं, लेकिन एक अवस्था के बाद वो समाप्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर अस्थायी दांत निकल आते हैं। मनुष्य देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? ये कोलम या स्प्लेनिक गुहा जो होती है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला द्वारा त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किया जाता है। कंडरा दोस्तों, कंडरा या टेंडन किसको जोड़ती है? तो कंडरा या टेंडन पेशी को अस्थि से जोड़ती है। और स्नायु यानी लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो ये हड्डी को हड्डी से, कई बार पूछा गया है। स्नायु दोस्तों अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है और कंडरा या टेंडन पेशी को अस्थि से जोड़ता है। स्नायु और कंडराएं कैसे ऊतक हैं? तो ये दोनों संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न होती है? तो दोस्तों हैवर्सियन नलिकाओं के कारण स्तनपाइयों में जो अस्थि होती है ये उपास्थि से अलग होती है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसीन प्रोटीन का। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट जो होते हैं, इनसे अस्थियां या हड्डियां कठोर बनती हैं। कौन लसिका यानी लिम्फ में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? तो लाल रुधिराणु जो हैं लसिका में अनुपस्थित होते हैं। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर के निर्माण के लिए सहायक है? ये है दोस्तों कीरेटिन प्रोटीन। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ये है ओसीन प्रोटीन। और अस्थियों को मुख्य रूप से अकार्बनिक पदार्थ कौन से पाए जाते हैं? तो ये हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट अस्थियों में पाए जाने वाले मुख्य अकार्बनिक पदार्थ हैं। मज्जा गुहा या मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो ऑस्टियोक्लास्ट जो कोशिकाएं हैं, ये मज्जा गुहा का निर्माण करती हैं। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? दोस्तों संयोजी ऊतकों से अस्थियों का निर्माण होता है। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो कुल 300 अस्थियां पाई जाती हैं शिशुओं में। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती हैं? हाथ में अस्थियों की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि ये जो अंगुलियों के जोड़ हैं, यहाँ पर भी अलग अलग अस्थियां पाई जाती हैं। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी हैं? तो ये अचल संधि के द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां जुड़ी होती हैं। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो ये अल्ना और ह्यूमरस जो अस्थियां होती हैं, इनकी संधि में कब्जा संधि का उदाहरण मिलता है। एक प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां कौन सी पाई जाती हैं? इस्चियम, इलियम और फ्यूबिस। इस्चियम, इलियम और फ्यूबिस मनुष्य की श्रोणि मेखला में पाई जाने वाली 3 अस्थियां हैं। आइए श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितनी मात्रा में होती है? 4% के लगभग। अधिकतर कीट किस प्रकार से श्वसन करते हैं? तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो वो केवल त्वचा से श्वसन करता है शीत निद्रा के दौरान। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का उपयोग करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये 2 जो है गैसों का प्रयोग किया जाता है शराब के नशे वाले व्यक्ति के श्वास नली की जांच में। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो इसमें लगभग 17% मात्रा ऑक्सीजन की होती है। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, वो ऑक्सीजन के अवशोषण में सहायक होती हैं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? तो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती हैं पेशी कोशिकाएं, और ये ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न है, भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपीग्लाइटिस द्वारा श्वसन मार्ग बंद हो जाता है भोजन निकलते समय। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा। रुधिर यानी ब्लड या रक्त के द्वारा फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान होता है।
क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो दोस्तों क्रेब्स चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या बिजली घर भी कहा जाता है। ऑक्सी श्वसन यानी एरोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दोस्तों ग्लाइकोसिस जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन का सामान्य चरण इसको माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो एटीपी अणु में श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का जो है संचय होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पहाड़ों पर रहने वालों में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिक होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है, इसलिए यहाँ पे रहने वाले लोगों में लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी की संख्या अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पाइरुविक अम्ल जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट और वसा मेटाबॉलिज्म के अंतिम उत्पाद हैं। अवायवीय श्वसन या एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस अवायवीय श्वसन में प्रक्रिया होती है। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो 12 से 15 सांस जो है लेना और छोड़ना, ये मानव में श्वास की प्रति मिनट की दर होती है। दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये अंत में ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। किस कारण ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में मिल जाती है? तो दोस्तों इसका कारण ये है ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ऊतकों में से ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ऊतक द्रव्य में मिल जाती है। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ उपस्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा और पांस में मानव शरीर में श्वसन केंद्र उपस्थित होता है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो ये दोस्तों प्लूरल कला का बना होता है फेफड़ों के ऊपर का आवरण। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं की शुद्ध लाभ होता है? तो 2 अणुओं का शुद्ध लाभ होता है ग्लाइकोलाइसिस चरण में। किण्वन और यानी कि अनाक्सी श्वसन की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो फर्मेंटेशन की खोज लुई पास्चर ने की थी। इन्होंने ईस्ट में ये प्रक्रिया देखी थी। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ये होता है पल्मनरी आर्टरी जो कि फुफ्फुस धमनी हिंदी में जिसे कहा जाता है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिराओं के द्वारा। श्वसन गुणांक किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये गैनांग श्वसन मापी से, गैनांग रिस्पायरोमीटर से श्वसन गुणांक मापा जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण दोस्तों शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या एनाक्सिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो नाइट्रोजन जो है अपरिवर्तित रहता है। 78% नाइट्रोजन सांस लेने में भी यूज होता है और उतना ही बाहर निकालने में। केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में परिवर्तन होता है। दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय की सामान्य धड़कन कितनी होती है? तो ये 72 प्रति मिनट होती है दिल की धड़कन एक स्वस्थ व्यक्ति में। अब आइए पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग से स्रावित होता है? तो लाइपेज एंजाइम लीवर के द्वारा स्रावित होता है, जिससे कि वसा या तेली पदार्थों का पाचन होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरील प्राप्त होते हैं, ग्लिसरॉल। ये लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के बाद। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो ये होता है सिक्रेटिन।
पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में पित्त का संचय होता है। पित्त दोस्तों बाइल का निर्माण यकृत में होता है। ये वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो आंतों में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ये होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। आमाशय में की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? क्रमांकुचन कहलाता है। आमाशय यानी स्टमक की दीवार का पेशीय संकुचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त में दोस्तों कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में संग्रहित होता है। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl जो होता है ये आमाशय में भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करता है। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो ये बड़ी आंत में होती है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है ये यकृत है। और एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत या लीवर जो होता है ये स्तनधारी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये है अग्नाशय। लार का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों लार जो होता है ये प्रकृति में अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 6.8 होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है पीलिया से। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ये है ग्लूकोज। कार्ड मछली इसमें यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों कार्ड मछली का जो लीवर ऑयल होता है इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लैंगर हंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? ये अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में उपस्थित होती हैं। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी श्रावण होता है? ये है अग्नाशय। अग्नाशय से हार्मोन भी और एंजाइम दोनों का श्रवण होता है। जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? आमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रहण किया जाता है? तो दोस्तों फाइब्रोनेजन और प्रोथ्राम्बिन का संश्लेषण और संग्रहण यकृत के द्वारा किया जाता है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? ये है हिपैरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव व्यक्ति के शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो ये किडनी या वृक्क पर पड़ता है। उपवास यदि लंबे समय तक रखा जाए तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। और मानव शरीर में छोटी आंत क्या होती है? तो ये अवशोषण के लिए होती है। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना आरंभ होते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा 6 महीने से 8 महीने लग जाते हैं मानव शिशु में जन्म लेने के बाद दांत निकलने में। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो ये वृक्क या किडनी जो होता है उससे रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो याद रखिएगा इंसुलिन में जिंक या जस्ता धातु पाई जाती है। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है। तो सबसे पहले शिशुओं में कौन सा दांत निकलता है? ये होता है मध्यवर्ती इंसाइजर। अब आइए देखते हैं उत्सर्जी तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित प्रश्न। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। एल्कोहल के निराविषण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस या अपोहन कहा जाता है खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? यह है अमोनिया। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक क्या होता है? दोस्तों ADH यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन जो होता है ये मूत्र की मात्रा का नियंत्रण करता है। एक वयस्क मनुष्य एक दिन में कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? तो लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जन एक वयस्क मनुष्य द्वारा किया जाता है। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो ये है दोस्तों डाईयूरेटिक।
विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? विल्स में किडनी प्रभावित होती है। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ के द्वारा हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में उत्सर्जन होता है। आइए देखते हैं विभिन्न जंतुओं में यूरिया के प्रमुख उत्सर्जी अंग। मनुष्य में वृक्क है, अमीबा में त्वचा या सतह और रिक्तिका, केंचुआ में उत्सर्जिकाएं हैं, झींगा मछली में हरित ग्रंथियां हैं, फीता क्रिम में फ्लेम कोशिकाएं, आर्थ्रोपोडा में मैलपीगी नलिकाएं और सिलेंट्रेटा समूह के जंतुओं में त्वचा और मुख जो होता है यूरिया उत्सर्जी अंग होते हैं। दोस्तों, वृक्क में पथरी या किडनी का स्टोन यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट के कारण बनता है। तो किडनी का जो स्टोन होता है ये इसमें मुख्य कारक जो हैं यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट होते हैं। अगला है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन को गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कहते हैं। नाखून, बाल, इन सब में खुर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन प्रोटीन। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? दोस्तों, इसको यूरीमिया कहा जाता है। अगला है मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है मनुष्यों में। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से 1.2 लीटर जो है प्रति मिनट वृक्क से औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनर्अवशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड का पुनर्अवशोषण होता है वृक्क कोशिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से। वृक्क के चारों ओर झिल्ली-नुमा आवरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसको पेरिटोनियम कहा जाता है, जो वृक्क के चारों ओर झिल्ली-नुमा आवरण होता है। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, इसको हीमोट्यूरिया कहा जाता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ये वृक्क या किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है शरीर का रक्त। दोस्तों, केचुआ मुख्यतः ओमोनोटेलिक यानी अमोनिया उत्सर्जक जंतु हैं, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर वो यूरियोटेलिक यानी यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। तो केचुआ ऐसे अमोनोटेलिक यानी अमोनिया उत्सर्जक है, लेकिन जल की मात्रा पर्याप्त नहीं होने पर वो यूरियोटेलिक हो जाता है। आइए जानते हैं कशेरुकी जंतुओं में प्रमुख उत्सर्जी अंग। वृक्क या किडनी ये रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन करता है। फेफड़े अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देते हैं। यकृत जो होता है नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण करता है। और आंत यानी इंटेस्टाइन जो होता है ये कैल्शियम और धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है। अगला है दोस्तों, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित क्या होता है? तो अमोनिया उत्पादित होता है। गठिया रोग या आर्थराइटिस का कारण क्या है? तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरोट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में या गांठों या घुटनों या हड्डियों की जोड़ों में एकत्र हो जाना गठिया रोग का कारण है। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। पेरिस्टाल्सिस आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक एडीएच और एल्डोस्टेरोन होता है, जो कि मूत्र की मात्रा का नियंत्रण करता है। दोस्तों, डाईयूरेसिस ऐसी स्थिति है जिसमें ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। अब आइए देखते हैं तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रश्नों को। मानव शरीर की परिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो ये माडुला ऑब्लागेंटा में स्थित होता है, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। प्रेरक कौशल या मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ललाट के साथ। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? रोम्बेनसिफेलान। और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को दोस्तों न्यूरोलॉजी या तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का उपयोग किया जाता है? अनिद्रा या इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस प्रयोग किया जाता है कम नींद आने को।
मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? ये अंतराली केंद्रक जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है। औसतन एक सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1.36 किलोग्राम होता है एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय कौन करता है? मेरुरज्ज या स्पाइनल कार्ड शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो है वो नियंत्रण करता है। दोस्तों, सेरेब्रल पल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। छोटे या नाटो बच्चों में सेरेब्रल पल्सी पाया जाता है जो कि एक मस्तिष्क संबंधी विकार या समस्या है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में। मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं मनुष्य में। मनुष्य में मेरु तंत्रिका या स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? तो ये 31 जोड़ी होती हैं स्पाइनल नर्व। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? ये हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। डिक्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो डिक्लेक्सिया जो है ये मस्तिष्क के संबंधित है। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है? तो मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। दोस्तों, तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य जो है ये ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है ऑक्सीजन उत्तेजनाओं को प्राप्त करना और मेरुरज्ज और मस्तिष्क के आवेग भेजना, ये तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य होता है। अगला है दोस्तों, भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रावण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो ये परानुकंपी तंत्र के द्वारा होता है। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र ये हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं। जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना बंद कर देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित होता है? तो वो है दोस्तों बुलीमिया रोग। जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? हाइपोथैलेमस में। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो दोस्तों, एपिथैलेमस जो है पीनियल ग्रंथि और हैबेन्यूला से निर्मित होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? ये है मस्तिष्क। धीरे धीरे दोस्तों न्यूरॉन्स प्रभावित होते हैं और मनुष्य के सोचने और याद रखने की क्षमता इसमें घटती जाती है। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम की। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? दोस्तों, मानव मस्तिष्क 3 भागों में है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और बेन स्ट्रेम। तो ये 3 भाग होते हैं मनुष्य के मस्तिष्क के। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? एक्सान या तंत्रिकाक्ष कहलाता है न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग। दोस्तों, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो ये होता है मेलिन का आवरण। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? मस्तिष्क में सुई चुभाने पर पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कुछ चिकित्सा उपकरण और उनके उपयोग। सीटी स्कैन शरीर में असामान्यता के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये हृदय में विकार का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्वों की जांच करने के लिए। और पेसमेकर हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? ये है सेरिब्रम। 2 तंत्रिका कोशिकाओं को मिलन को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को सिनेप्स कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो मार्शल हॉल नामक विचारक ने, वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रतिवर्ती कोशिकाओं की खोज की थी। अगला है दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। रक्त परिसंचरण तंत्र या जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे संबंधित प्रश्न देखते हैं।
मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? तो ये होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, जो कि संक्रमण से व्यक्ति की रक्षा करती हैं। किस रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ये होता है ओ ग्रुप का व्यक्ति। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है और हीमोग्लोबिन का जो प्रमुख कार्य होता है, ये रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, रक्त की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है और इसका पीएच मान 7.35 से 7.45 तक होता है। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे? लॉर्ड लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले रक्त समूहों की खोज की थी। आरएच कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो ये बंदर से संबंधित है। दोस्तों, ए बी रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इनको सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। अगला है श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा करना। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है रुधिर के जमने में। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? प्लीहा में नष्ट होती हैं लाल रक्त कणिकाएं। मनुष्य का औसत रक्तस्राव या औसत रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों, जो है 120 ऊपर वाला और 180 नीचे का, ये जो है 120 और 80 मिलीमीटर पारे यानी एचजी के बराबर होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो उनकी संतान में रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों, ए अथवा वो माता पिता के रक्त वर्ग के संतान में हो सकता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट के कारण। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? दिल का दौरा पड़ने वाले पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है और ऐसी अवस्था में दोस्तों रोगी को उपचार करके बचाया भी जा सकता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब। अगला प्रश्न है, रुधिर में जो है श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति किस रोग को कहा जाता है? तो यदि श्वेत रक्त कणिकाओं की असामान्य वृद्धि हो जाए तो इसको ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर कहा जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो इंसुलिन हार्मोन के जो है श्रवण बंद हो जाने के कारण रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको कि डायबिटीज कहा जाता है। लेकिन इंसुलिन जो हार्मोन है, इसका मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं, तो दोस्तों थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्राम्बिन और कैल्शियम जुड़कर थ्राम्बिन का निर्माण करते हैं। उसके बाद थ्राम्बिन और फाइब्रोनेजन फाइब्रिन का निर्माण करते हैं। फिर फाइब्रिन और रुधिराणु ये रक्त का थक्का बनाते हैं। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो एंजाइम। ये जो हैं जैविक प्रक्रियाओं के उत्तेजक कहे जाते हैं। प्रतिजन या एंटीजन एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है और इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना होता है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो इसे कोरोनरी एंट्रीज कहा जाता है, जिसको कि हृदय धमनी कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। दोस्तों, प्लाज्मा का जल प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है। स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज एंजाइम बनता है स्टार्च के जल अपघटन से। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनिजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्राम्बिन एंजाइम के कारण होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनेजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन थ्राम्बिन नामक एंजाइम के कारण होता है। दोस्तों, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ये है सोडियम। एंजाइम एक प्रकार का क्या कहलाता है? तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक या बायो कैटलिस्ट कहलाता है।
दोस्तों एक धड़कन या हृदय की गति की आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो 1 सेकंड से कम 0.8 सेकंड लगते हैं एक धड़कन में या हृदय की एक गति आवृत्ति में। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो ये अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रक्तदाब का नियंत्रण होता है। दोस्तों हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर कहलाता है। हृदय की धमनियों से हृदय पर पड़ने वाला दाब रक्त दाब कहलाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या असर पड़ता है? तो दोस्तों अत्यधिक ऊंचाई पर लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड के कारण। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? ग्रेट सैफिनस सिरा, जो कि पैर में उपस्थित होती है। रक्त कैंसर तब होता है जब श्वेत रक्त कण की संख्या कितनी हो जाती है? तो 12,000 प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर जब श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या हो जाती है तो उसे रक्त कैंसर कहा जाता है। दोस्तों रक्तदाब के उपचार में किस कणिकाओं पौधे की प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा नामक पौधे का प्रयोग रक्तदाब के उपचार में किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ये है महाधमनी। किस अंग को मानव अंग का रक्त बैंक कहा जाता है? तो दोस्तों प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। और अशुद्ध रक्त का प्रवाह देखते हैं कैसे होता है? हृदय, फिर महाधमनी, फिर धमनियाँ, फिर धमनिकाएं, उसके बाद कोशिकांग। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? तो 150 से 260 mg प्रति 100 ml कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा है और इससे अधिक होने पर व्यक्ति में हृदय रोग और अन्य प्रकार के रोगों बढ़ने की संभावना होती है। दोस्तों रक्त समूह ए बी को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक ग्राही माना जाता है। प्रतिरक्षी क्या होते हैं? तो एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। सीकेल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो सीकेल सेल एनीमिया का रोग आरबीसी की विकृति से होता है। रक्त परिसंचरण संबंधी प्रमुख अंग आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए रक्त परिसंचरण संबंधी हृदय जो है ये रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। धमनियाँ रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाती हैं। सिराएं जो हैं वो जो है रक्त को शरीर से हृदय तक फिर पहुंचाती हैं। और कोशिकाएं जो होती हैं धमनी तथा सिरा के रक्त का सम्मिलन करती हैं। रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग उच्च दाब या हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो ये है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कोशिका एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ कौन कौन से होते हैं? रक्त में रक्त प्लाज्मा होता है जो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्ब्यूमिन ये ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। और फाइब्रिनोजन ये रक्त का स्कंदन या रक्त के जमने में सहायता करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो कणिका विहीन रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। और आप जानते हैं प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में जल यानी लगभग 90% होता है। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो दोस्तों बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग ए बी और ए बी हो सकता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो 2 लाख से अधिक होनी चाहिए प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम होती है वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन की मात्रा। दोस्तों पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन जो हैं ये एंजाइम हैं जो कि पाचन में सहायक होते हैं। आइए देखते हैं माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या हो सकते हैं। माता पिता का रक्त समूह ओ हो दोनों का, तो इसमें ओ संभावित रक्त समूह है और ए बी और ए बी असंभावित रक्त समूह होते हैं।
माता पिता में ओ और ए हो तो संभावित रक्त समूह ओ और ए हो सकता है। ओ ग्रुप और बी ग्रुप हो तो संभावित रक्त समूह ओ और बी होता है। और माता और पिता में ओ ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप हो तो बच्चों में ए या बी ब्लड ग्रुप होने की संभावना अधिक होती है। और देखिए, माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए हो तो बच्चों में ए और ओ ब्लड ग्रुप पाए जाने की संभावना अधिक है। और ए और बी ब्लड ग्रुप हो माता पिता में तो बच्चों में देखिए सर्वाधिक ए भी हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। ए और ए बी ब्लड ग्रुप होने पर ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप बच्चों में हो सकता है। और माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप बी हो तो या तो बी हो सकता है या फिर ओ ब्लड ग्रुप की संभावना ज़्यादा होती है। माता पिता में से किसी का ब्लड ग्रुप बी है और किसी का ए बी है तो ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप होने की संभावना होती है। और दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो बच्चों में ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। सामान्य रूप से लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो ये दोस्तों 100 से 120 दिन होती है सामान्य रुधिर कणिकाओं की आयु। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि। दोस्तों, रक्त संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो उच्च रक्तचाप जिसको कि हाइपरटेंशन कहा जाता है, निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन कहा जाता है, हीमोफोलिया आघात से रक्तस्राव जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है, और अरक्तता इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिसको कि एनीमिया कहा जाता है। दोस्तों, हृदय के ऑक्सीजन युक्त रुधिर यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाने वाले जो शरीर के अंग हैं उन्हें धमनियां कहा जाता है। अब आइए देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन से संबंधित प्रश्नों को। अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन से संबंधित प्रश्न। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये दोस्तों पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि ये दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन को। और मानव शरीर में परावटु ग्रंथ या पैराथायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फोट की मात्रा को विनियमित करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो ये है थायरॉक्सिन। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? ये अग्नाशय से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन, जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। मनुष्य में पित्त का निर्माण लीवर में होता है और पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। तो याद रखिएगा, पित्त का निर्माण या बाइल जो होता है उसका निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है और पित्त का संचय पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये है दोस्तों TSH, थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। लड़ो और उड़ो यानी फ्लाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? ये है एड्रिनेलिन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस पैमाने पे कहे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है ये कहाँ जाता है? तो ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन होती हैं? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन होती हैं। पशुओं के थनों में, दोस्तों पशुओं के थनों में जो है दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। अग्नाशय, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ये है सिक्रिटिन हार्मोन, जो कि अग्नाशय या पैंक्रियाज को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। दोस्तों, यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकान का निर्माण नहीं होता है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? ये पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी या परावटु ग्रंथि भी कहा जाता है। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? इसको कार्यात्मक रोग कहा जाता है। अब आइए देखते हैं प्रमुख मानव हार्मोन और उनकी भूमिका क्या होती है। देखिए, सोमैटोस्टेनिन स्टेटिन ये वृद्धि हार्मोन के स्रावण को रोकता है। ऑक्सीटोसिन और पीटोसिन ये प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव और संकुचन को प्रेरित करता है और स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन और पीटोसिन हार्मोन। मेलाटोनिन ये सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रिनेलिन या एपेनेफ्रिन जो होता है ये हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव और श्वसन का नियमन और नियंत्रण करता है। फिर शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। एड्रिनेलिन हार्मोन। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है और स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक चरणों का विकास एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। प्रोस्टेस्टेरॉन जो होता है ये गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है और गर्भाशय बनाए रखने में सहायक है। टेस्टोस्टेरॉन ये पुरुषों के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि और विकास करता है और पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ये इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन जो होता है ये टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है दोस्तों ये पेशियों के विकास में सहायक होता है। रेनिन रेनिन एल्डोस्टेरॉन के स्रावण को प्रेरित करता है और प्लाज्मा प्रोटीन एंटियोटेंसिनोजन को एंटीजेनिन्स में तोड़ता है जो कि हृदय स्पंदन दर को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये थे प्रमुख हार्मोन और उनके कार्य। दोस्तों अंत में एड्रिनल हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है और एड्रिनेलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो का हार्मोन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जीव विज्ञान का भाग 2। इसमें आपने बहुत ही परीक्षा के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको तैयार कर लीजिए और इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी पढ़ाई तेज़ गति से जारी रखिए क्योंकि परीक्षाएं अब जल्दी जल्दी होंगी और जो हमारा कोरोना काल है, कोरोना पीरियड समाप्त हो रहा है तो परीक्षाओं की आवृत्ति बढ़ेगी और इसलिए आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से जारी रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।